Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th August 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article explores India-US Defense Agreements. उसकी पूरी हिस्ट्री हम यहाँ ट्रेस करेंगे. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं. देखिए, कोल्ड वॉर के दौरान जो राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ एंड कंटिन्यूड टिल 1991, इट एंडेड विद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991. तो कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, क्योंकि इंडिया हैड हॉस्टाइल रिलेशंस राइट सिंस बिगिनिंग ऑफ इंडियाज जर्नी पोस्ट इंडिपेंडेंस. क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ही भारत का पार्टीशन हुआ, एक नया देश अलग से बना पाकिस्तान, और पाकिस्तान और भारत के संबंध स्टार्टिंग से ही हॉस्टाइल थे. द फर्स्ट वॉर वाज फॉट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इटसेल्फ 1947. तो पाकिस्तान और भारत के संबंध खराब थे, और एक तरफ वर्ल्ड वेंट इनटू द डायनेमिक्स ऑफ कोल्ड वॉर, दूसरी तरफ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड न्यूली क्रिएटेड कंट्री पाकिस्तान वाज आल्सो देयर. और पाकिस्तान अलाइंड विद द यूएस. पाकिस्तान ने सियाटो एग्रीमेंट साइन किया, जो आप कह सकते हैं कि नाटो का काउंटर पार्ट था इन द एशिया रीजन. तो पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ द यूएस ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम, जबकि इंडिया फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. वैसे तो भारत नैम फॉलो कर रहा था. दैट मीन्स इट डिड नॉट इंटेंड टू अलाइन विद एनी ऑफ द पावर ब्लॉक, आइदर यूएसएसआर और यूएस ब्लॉक. बट गिवन द geopolitical scenario of 1970 and 71, जहां पे इंडिया हैड टू इंटरवीन इनटू ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया ने एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन की यूएसएसआर के साथ. क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी इन्फ्लक्स आ रहा था, इलीगल इमिग्रेंट्स के इन्फ्लक्स आ रहे थे भारत में. भारत को इंटरवीन करना था इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए. बट चाइना, पाकिस्तान, ये दोनों क्लोज अलाई थे, और साथ ही साथ यूएस वाज बैकिंग चाइना एंड पाकिस्तान. तो इंडिया के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सिनेरियो बन रहा था कि हम ईस्ट पाकिस्तान में इंटरवीन करें, कंसीडरिंग कि चाइना हमारे बॉर्डर प्रॉक्सिमिटी में है और यूएस ओवरऑल इज सपोर्टिंग बोथ द चाइना एंड पाकिस्तान. तो इन ऑर्डर टू नलिफाई चाइना फैक्टर एंड यूएस फैक्टर, इंडिया वेंट इनटू अ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट विद द यूएसएसआर इन 1971. तो उसके बाद से इंडिया और यूएस के रिलेशंस और खराब हो गए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के रिलेशंस भारत से खराब थे और पाकिस्तान यूएस अलाइंड था. दूसरी तरफ इंडिया शोड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यूएसएसआर पोस्ट 1971 बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप एग्रीमेंट. तो इस कारण से डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ट्राइड टू रिमेन नॉन अलाइंड, इंडिया यूएस रिलेशंस वेयर मोर हॉस्टाइल एंड इंडिया यूएसएसआर के रिलेशंस रिलेटिवली बेहतर थे. फिर 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, और जियोपॉलिटिक्स धीरे धीरे वर्ल्ड स्केल पे बदलने लगा. पाकिस्तान एंड यूएस वेयर नो लॉन्गर दैट अलाइंड या इंटीग्रेटेड एज दे वेयर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम. और इसके साथ साथ एक और फिनोमिना देखने को मिला ग्लोबल ऑर्डर में, वो था राइज ऑफ चाइना. तो by the beginning of 21st century, China started to assert its power, especially in the Indo-Pacific region. It started challenging the allies of US in Indo-Pacific region, that are mainly Japan and Philippines. तो चाइना का राइज, कोल्ड वॉर का खत्म हो जाना, कहीं ना कहीं यूएस के लिए एक फैक्टर बना टू डेवलप इट्स डिफेंस इंटीग्रेशन विथ इंडिया, कि अब भारत के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं with the main intention of curbing rise of China in Asia region, ताकि इंडिया और चाइना आपस में ही कन्फ्रंट करते रहें और नन ऑफ दीज कुड राइज टू दैट लेवल कि वो यूएस की हेजेमनी को चैलेंज कर पाए. ऑन क्वेश्चन जो सुप्रीमेसी यूएस की स्टैब्लिश हुई थी एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर इन 1991, नेचुरली यूएस वुड लाइक टू कंटिन्यू इट. तो यूएस इसी कारण से इंडिया और चाइना को आपस में कन्फ्रंट कराते रहना चाहता है. ये एक मेजर पॉलिसी है यूएस की इन 21st सेंचुरी, ताकि इंडिया और चाइना
एक दूसरे को जब काउंटर करे तो उनमें से कोई भी यूएस की हेजेमनी को चैलेंज ना कर पाए और यूएस का जो ग्लोबल ऑर्डर में डोमिनेंस है वो बना रहे। तो ये है करंट टाइम्स की इंडिया, चाइना और यूएस की फॉरेन पॉलिसी का कंप्लीट क्रक्स। बट द पॉइंट इज कि राइट सिंस एंड ऑफ कोल्ड वॉर 1991 यूएस हैज बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन इट्स डिफेंस टाइज विथ इंडिया। 1995 में दोनों देशों ने मिलकर के एक बेसिक सी शुरुआत की, डिफेंस फील्ड में कोऑपरेशन की और दोनों देशों ने मिलकर के बनाया डिफेंस पॉलिसी ग्रुप। फिर 10 साल बाद इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया, एक डिफेंस बेसिक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया। इन दोनों में ही कुछ खास अचीवमेंट्स नहीं था। बीच में 2002 में एक मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, GSOMIA, जिसका पूरा नाम होगा जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, दिस एग्रीमेंट एम्ड एट शेयरिंग मिलिट्री इंफॉर्मेशन। फिर 2012 में आप कह सकते हैं कि मेजर डिफेंस रिलेटेड इंगेजमेंट इंडिया और यूएस के बीच में शुरुआत हुई विथ साइनिंग अप ऑफ DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ एक बेसिक एग्रीमेंट साइन किया। देखिए, सरकारों का काम होता है बेसिक टेम्पलेट डिजाइन कर देना एग्रीमेंट से संबंधित। कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स होंगे, वो नॉर्म्स या टेम्पलेट पहले सरकारें आपस में डिसाइड कर लेती हैं। फिर उस टेम्पलेट के हिसाब से दोनों देशों के जो ट्रेड बॉडीज होते हैं वो ट्रेड कंडक्ट करते हैं। तो एनी ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इन एनी फील्ड, may it be defense or any other field, must be preceded by a basic template agreement between the two heads या गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। तो इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस ट्रेड प्रमोट हो, इसके लिए एक बेसिक टेम्पलेट एग्रीमेंट साइन हुआ साल 2012 में, जिसका नाम है DTTI। फिर 2014-15 ऑनवर्ड्स आप देखोगे कि इंडिया यूएस के डिफेंस जो रिलेशंस हैं वो काफी मजबूत होने लगे। 2016 में यूएस डेजिग्नेटेड इंडिया एज इट्स मेजर डिफेंस पार्टनर। 2018 में यूएस एलिवेटेड इंडिया टू द लेवल ऑफ STA1, स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टैग 1। ये स्टेटस यूएस सिर्फ अपने जो डिफेंस अलाइज थे अभी तक नाटो कंट्रीज, उनको दिया करता था। उसने पहली बार भारत जैसे देश को, जो आउटसाइड नाटो है, उसको STA1 का टैग दिया। क्या फायदा होगा STA1 के टैग से? तो STA1 के टैग से नाउ इंडिया कुड इंपोर्ट, प्रोक्योर इवन critical defense technologies and equipments from US, which earlier the US had restricted only for a very close military allies of its, mainly NATO countries। तो दो मेजर टैग दिए यूएस ने 2016 में मेजर डिफेंस पार्टनर का और 2018 में STA1 टैग। और इन दोनों टैग ने इंडिया यूएस के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट्स के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म ले डाउन किया। फिर दोनों देशों ने 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग प्लेटफॉर्म भी स्टैब्लिश किया और इसके साथ ही इंडिया और यूएस के डिफेंस जो इंटीग्रेशन है वो काफी मजबूत हुए। एंड 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स इन द फील्ड ऑफ डिफेंस वेयर साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, जिनको कहा जाता है फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस। तो बाकी पुराने वाले आप याद रखो ना रखो, डिफेंस पॉलिसी ग्रुप या GSOMIA, DTTI, याद रखो ना रखो, बट इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस की बात चले तो आपको ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जरूर याद रखने हैं। पहला फाउंडेशनल एग्रीमेंट है लेमोआ, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट की मदद से यूएस की जो भी आर्मी यूनिट है, नेवल यूनिट है, उनको लॉजिस्टिक्स सप्लाई भारत करेगा इफ दे नीड एनी सच सप्लाई व्हेन दे आर इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंडियन टेरिटरी। यानी कि मान लीजिए कि इंडियन ओशन में यूएस की नेवल शिप जा रही है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी पर्टिकुलर गोल को अटेन करने के लिए, इट इज नेविगेटिंग, उसको बर्थ करने की जरूरत है, मतलब अपनी शिप को थोड़ी देर के लिए कहीं पे डॉक करने की जरूरत है किसी पोर्ट पे।
तो भारत उसको बर्थिंग या डॉकिंग फैसिलिटी देगा। रिफ्यूल करने की जरूरत है, फ्यूल देने की जरूरत है, रिसोर्सेज, फूड रिलेटेड रिसोर्सेज को सप्लाई करने की जरूरत है, तो वो सब देगा। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट, सप्लाई सपोर्ट भारत अमेरिका के जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनको देगा, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो। एंड लाइकवाइज यूएस विल रेसिप्रोकेट इफ इंडियन आर्मी एंड नेवी नीड्स सच लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। जहां पे यूएस वो अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट कर सकता है तो यूएस ये सपोर्ट इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस को देगा। तो इस तरीके से एक बेसिक लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और यूएस के बीच में 2016 में। सरल भाषा में भारत के आर्म्ड फोर्सेस और यूएस के आर्म्ड फोर्सेस को दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे लॉजिस्टिक्स सप्लाई में। 2018 में एक दूसरा इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ, इसका नाम है कॉमकासा, कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो दोनों देश एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो अमेरिका के जो भी क्रिटिकल मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो आपस में वहां के आर्म्ड फोर्सेस को कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं वो भारत के साथ शेयर करेगा। लाइकवाइज इंडिया इस तरह के मिलिट्री कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूएस के साथ शेयर करेगा। कॉमकासा, तो कॉमकासा जैसे आप पढ़ सकते हैं, इट फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट इज की रिक्वायरमेंट फॉर यूएस टू शेयर हाई टेक्नोलॉजी मिलिट्री हार्डवेयर। तो देखिए, कॉमकासा एग्रीमेंट भारत के साथ इसलिए साइन करना चाहता था यूएस क्योंकि उसका कहना है कि जब तक आपके यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से सिक्योर नहीं होगा, इनक्रिप्टेड नहीं होगा, तब तक हम कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आपको दे नहीं पाएंगे। तो यूएस इस तरीके के एग्रीमेंट्स अपने डिफेंस अलाइज के साथ साइन करता रहता है। उसका नाम होता है सिस्मोवा। बट इंडिया के केस में इंडिया ने इस बेसिक एग्रीमेंट सिस्मोवा में थोड़े से इंडिया बेस्ड चेंजेस करवाए, हमारे हिसाब से उसमें चेंजेस करवाए। इसीलिए इंडिया के साथ जो ये क्रिटिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली एग्रीमेंट थी उसका नाम रखा गया कॉमकासा। तो यू कैन से कि कॉमकासा इज इंडियन वर्जन ऑफ सिस्मोवा एग्रीमेंट विच यूएस साइंस विथ इट्स डिफेंस अलाइज इन ऑर्डर टू एंश्योर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम विथ इट्स डिफेंस अलाइज। उसके बाद ही यूएस अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज डिफेंस रिलेटेड अपने अलाइज कंट्रीज को देता है, क्योंकि जब तक आपका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड नहीं है तब तक यूएस अपने डिफेंस टेक्नोलॉजीज या डिफेंस इक्विपमेंट्स आपको देगा नहीं। तो सिस्मोवा एग्रीमेंट उसके लिए साइन करता है यूएस। इंडियन वर्जन ऑफ सिस्मोवा एग्रीमेंट इज नोन एज कॉमकासा। और उसके बाद से यूएस हैज बीन supplying lot many critical technologies and equipments to India after having a secured military communication system. फिर 2020 में भारत और यूएस ने साइन किया बेका एग्रीमेंट, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इसकी मदद से बोथ कंट्रीज हैव अग्रीड टू शेयर जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट बेस्ड लैंड सर्वे करके जो डेटा निकाला जाता है लैंड रिलेटेड उसको कहा जाता है जियो स्पेशियल डेटा। जियो स्पेशियल डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस पर्पस। जब कारगिल में इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, घुसपैठी आ गए थे हमारे देश के अंदर, तो उस टाइम में हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशंस नहीं मिल रहे थे कि कहाँ कहाँ पे ये बैठे हैं, कहाँ कहाँ ये स्टेशनड है। उस टाइम में इन एब्सेंस ऑफ जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन हेवी कैजुअलिटीज फेस करने पड़ रही थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को इन द अर्ली फेज। वो तो लेटर स्टेज में इजराइल अग्रीड टू सप्लाई इंपॉर्टेंट जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिसकी मदद से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ट्रैक करने में आसानी हुई कि ये इंट्रूडर्स कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो कारगिल वॉर के बाद से ही इंडिया हैज बीन वेरी मच अवेयर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन डिफेंस फील्ड। और जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इंडिया और यूएस ने आपस में एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है बेका। फिर जो साल 2002 में GSOMIE एग्रीमेंट साइन हुआ था इन ऑर्डर टू हैव अ ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन, उसमें एक एडिशन किया गया, आप कह सकते हैं एनेक्सर ऐड किया गया,
बाय एन एग्रीमेंट इन 2019 जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्सर ISA, जिसकी मदद से दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि वी विल बी शेयरिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑफ द टू कंट्रीज। तो अमेरिका की जो भी डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं या भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, ऐसे इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली नहीं दिए जा सकते हैं, वो भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे एज ए रिजल्ट ऑफ ISA। दिस वाज एन एनेक्सर एडेड टू द GSOMIA एग्रीमेंट साइंड इन 2002। तो ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स आप याद रखना, लेमोआ, बेका, GSOMIA का, ISA एंड कॉमकासा। फिर 2023 में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और US के बीच में, इसका नाम है ICET, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इसमें सिर्फ डिफेंस की बात नहीं हुई है, इंडिया एंड US हैव अग्रीड कि डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इन द फील्ड ऑफ स्पेस हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। ICET को स्ट्रक्चर्ड तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए फिर दोनों देशों ने अग्रीमेंट एक साइन किया जिसका नाम है इंडस एक्स, टू टेक फॉरवर्ड द कमिटमेंट एंड बिल्ड अ डिफेंस इनोवेशन ब्रिज अंडर ICET। तो ICET में तो अलग अलग फील्ड में कोऑपरेशन की बात की गई है, बट स्पेशली डिफेंस रिलेटेड कोऑपरेशन को फर्दर बिल्डअप करने के लिए अंडर ICET एक एग्रीमेंट साइन हुआ, इसका नाम है इंडस एक्स। और फिर करेंटली US के साथ जो डिफेंस पैक्ट साइन हुए हैं, जिसको हमने सैटरडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखा, SOSA सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट that will aim at stable and reliable supply of defense goods between India and the US, and memorandum of agreement for assignment of liaison officers। दोनों देश एक एक लाइजन ऑफिसर्स हायर करेंगे, अपॉइंट करेंगे बेसिकली, टू कम्युनिकेट डिफेंस रिलेटेड कोऑपरेशन बिटवीन द टू साइड्स। अगर जल्दी से सोचा जाए इंडिया US डिफेंस रिलेशंस के बारे में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं मन ही मन में, तो कोल्ड वॉर के बाद से ही सिनेरियो बदले हैं और 1995 में एक बेसिक डिफेंस पॉलिसी ग्रुप बनाई गई, 2005 में डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट में उसको अपग्रेड किया गया, 2002 में एक बेसिक्स अग्रीमेंट साइन हुआ था GSOMIA, DTTI 2012 में। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बट 2016 और 2018 में जो 2 टैग मिले US द्वारा भारत को, मेजर डिफेंस पार्टनर एंड STA1, उसके बाद से 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन हुए हैं, लेमोआ, कॉमकासा, बेका एंड एक एनेक्सर ऐड हुआ टू GSOMIA। और मौजूदा टाइम में ICET और ICET के अंदर डिफेंस कोऑपरेशन को बिल्ड करने के लिए इंडस एक्स, SOSA एग्रीमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ लाइजनिंग ऑफिसर, ये बिल्कुल रिसेंट डिसीजंस हैं। अब इंडिया US के डिफेंस रिलेशंस की अगर बात की जाए तो चैलेंज कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है US की अप्रोच को लेकर के। US की पॉलिसी इंडिया अच्छे से समझता है, विच इज नोन बाय द नेम बेट एंड ब्लीड पॉलिसी। Why US wants such a strong military convergence with India? Its main intention is to curb rise of China. And since India shares such a long boundary with China, escalating tension with China will not be in favor of either of the side. चाइना के साथ हॉस्टिलिटी करके हमारा भी कोई खास फायदा होने वाला है नहीं। तो हम US के इंटेंशंस को समझते हैं, इसी कारण से एक मेजर कंसर्न है इंडिया का US के साथ डिफेंस एंगेजमेंट को परस्यू करने में। उसके अलावा US स्टिल कंटिन्यूज टू सपोर्ट पाकिस्तान, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं या इक्विपमेंट्स हैं जैसे F-16 फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर कैपेबल F-16 फाइटर्स हैज बीन सप्लाइड बाय US टू पाकिस्तान। तो इस तरीके से अभी भी US हैज बीन इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद पाकिस्तान एंड US कैन नेवर बी ट्रस्टेड। US ऑलवेज इज नोन फॉर नेशनल इंटरेस्ट, सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट पॉलिसी। अमेरिका किसी का दोस्त कभी बन ही नहीं सकता। वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशंस में नो वन इज परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज परमानेंट एनिमी, ये पॉलिसी तो है, वो हमेशा ही ट्रू रहती है। इसको कहते हैं हम लोग रियलिज्म की पॉलिसी। बट अमेरिका के केस में थोड़ा ज़्यादा वैलिड है, वो पूरी तरीके से सेल्फिश नेशनल इंटरेस्ट या सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट को ही परस्यू करता है। तो अमेरिका के साथ अलाइनमेंट जो है वो काफ़ी विजिलेंट तरीके से करना होगा भारत को। उसके अलावा काटसा लॉ ऑफ द US, साल 2017 में अमेरिका एक कानून लेकर के आया, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा लॉ। इसके हिसाब से जो भी देश ईरान, नॉर्थ कोरिया या रसिया के साथ डील साइन करता है, ट्रेड रिलेटेड डील्स,
स्पेशली डिफेंस ट्रेड रिलेटेड डील्स, तो उसके ऊपर अमेरिका ट्रेड सैंक्शंस लगा देगा। अब नॉर्थ कोरिया के साथ तो हमारा कोई खास ट्रेड रिलेटेड डिफेंस एग्रीमेंट है नहीं, लेकिन ईरान और रसिया के साथ तो जरूर है। स्पेशली रसिया इज स्टिल आवर लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर। तो काटसा लॉ जो है, इट हैज बिकम अ हिंड्रेंस। काटसा लॉ ऑफ द यूएस हैज बिकम अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस फॉर इंडिया टू मैनेज इट्स टाइज विथ अदर इंपॉर्टेंट अलाइज ऑफ इंडिया। अगर हम यूएस के साथ पूरी तरह से अलाइन होते हैं तो भविष्य में यूएस अपने काटसा लॉ को फोर्सफुली हमारे ऊपर इम्पोज कर सकता है और कह सकता है कि हम जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स आपको बेचते हैं वो अब नहीं देंगे, या जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करते हैं हम नहीं देंगे अगर आपने रसिया के साथ ट्रेड, खासकर डिफेंस ट्रेड को बंद नहीं किया तो। एंड दैट विल मेक इंडिया वल्नरेबल एंड फुल्ली डिपेंडेंट ऑन यूएस, एंड इन दैट वे इंडिया विल एंड अप कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट और जो नेशनल फॉरेन पॉलिसी है उसका जो कोर आइडिया है टू मेंटेन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बिकॉज ऑफ काटसा लॉ। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं इंडिया के विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डिफेंस एग्रीमेंट्स विथ यूएस। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मन की बात प्रोग्राम ऑफ पीएम मोदी। This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, also important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity perspective, especially topic environmental ethics। मन की बात प्रोग्राम क्या है वो पहले देखते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि एक रेडियो प्रोग्राम है जिसके मदद से हमारे प्रधानमंत्री जी देशवासियों को एड्रेस करते हैं। रेडियो के अलावा दूरदर्शन के डीडी न्यूज और डीडी नेशनल पे भी ये प्रोग्राम आता है, and that makes this program the first visually enriched radio program। क्योंकि दूरदर्शन पे जब ये प्रोग्राम आता है तो अलग अलग इमेजेस साथ में डिस्प्ले होते रहते हैं। तो है तो एसेंशियली ये रेडियो प्रोग्राम बट विजुअली इनरिच्ड भी है। और मन की बात प्रोग्राम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं, जिससे लोगों को अलग अलग फील्ड में मोटिवेट एंड अवेयर करते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पॉडकास्ट मन की बात देखते हैं। अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा होती है, सोशल इश्यूज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, तो उससे अवेयरनेस क्रिएट होता है, अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन द कंट्री। साथ ही साथ इस प्रोग्राम की मदद से सरकार द्वारा चलाई गई अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, और इन स्कीम्स के अंतर्गत सिटीजन्स को क्या क्या फायदा हो सकता है वो सब कुछ प्रधानमंत्री जी बताते हैं। तो इससे वेलफेयर स्कीम्स का अवेयरनेस बढ़ता है और उसके कारण एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन स्कीम्स के अंतर्गत अपने आप को इनरोल करते हैं और उसका फायदा उठा पाते हैं। सक्सेस स्टोरीज ऑफ इंडियंस इन डिफरेंट फील्ड शेयर करते हैं प्रधानमंत्री जी, जिससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे ओलंपिक्स मेडलिस्ट की बात की, चन्नापटना टॉयज की बात की, तो इस तरीके से डिफरेंट इंस्पायरिंग स्टोरीज वो शेयर करके आम सिटीजन को मोटिवेट करते हैं। उसके अलावा मास मूवमेंट्स, जिससे देश एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सके, जैसे मिशन लाइफ विद रिस्पेक्ट टू क्रिएटिंग ए मास कैंपेन इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच। मिशन लाइफ के बारे में अवेयरनेस, सेल्फी विद डॉटर, जिससे गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के प्रॉब्लम को एड्रेस करना, इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन, जिससे देश का इमेज अच्छा करना अक्रॉस द वर्ल्ड और देश के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करना, फिट इंडिया, जिससे देश के अंदर हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना, ड्रग फ्री इंडिया। इस तरीके के जो मास मूवमेंट वाले कैंपेन हैं जिससे देश एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उनको प्रमोट करते हैं प्रधानमंत्री जी विथ द प्लेटफॉर्म मन की बात। इंटरैक्टिव नेचर का है, तो जहाँ पे कई सारे आम लोगों को भी अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है। और प्रधानमंत्री जी कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को अपॉलिटिकल रखें, मतलब इससे कोई भी पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश ना करें। अब करंट न्यूज देखते हैं मन की बात प्रोग्राम से संबंधित। नॉर्थ ईस्ट में एनवायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बातें बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन हिज रिसेंटली कंक्लूडेड मन की बात प्रोग्राम। मन की बात प्रोग्राम आप जो है वो महीने के आखिरी में बिल्कुल आता है, आखिरी संडे को। तो मन की बात प्रोग्राम में
उन्होंने इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात की है गोइंग ऑन इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसमें सबसे पहले उन्होंने बात की है हुलॉक गिबॉन के कंजर्वेशन की। हुलॉक गिबॉन आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में मिलने वाला, मैंने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया है, आगे फिर करा दूंगा किसी दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस में अबाउट हुलॉक गिबॉन। they are the only ape species in India found in the northeastern region। हुलॉक गिबॉन की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए जो मोरान कम्युनिटी है उसने कई सारे स्टेप्स लिए। तो मोरान कम्युनिटी ऑफ बारेकोर इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट has created a safe place for Hulok gibbon and that has helped in increase in population of Hulok gibbon। तो ये एग्जाम्पल कोट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि कैसे कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो एनवायरमेंट कंजर्वेशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो मोरान कम्युनिटी का कंजर्वेशन प्रोग्राम है फॉर हुलॉक गिबॉन एप्स दैट कुड act as a motivation inspiration for other communities across the country and it may be used as a model for environmental conservation in other regions of the country। ऐसा कहा प्रधानमंत्री जी ने। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर पोचिंग हंटिंग होती रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है डेकोरेटिव एंड रिचुअलिस्टिक पर्पसेस एसोसिएटेड विथ वाइल्ड लाइफ बॉडी पार्ट्स। तो जंगली जानवरों के बॉडी पार्ट्स का थोड़ा रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस भी है, अलग अलग रिचुअल्स में इस्तेमाल होता है अरुणाचल प्रदेश कम्युनिटी के कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा। उसके अलावा घरों में डेकोरेटिव पर्पसेस से भी वाइल्ड लाइफ बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है। बट अब क्या कर रहे हैं वहां के लोकल कम्युनिटीज ट्राइबल कम्युनिटीज की 3D प्रिंटेड बेस्ड आर्टिफैक्ट्स यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से बिल्कुल वैसी ही प्रोडक्ट्स को बनाई जा रही है। तो प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है विथ 3D प्रिंटिंग, ताकि वो फीलिंग तो बिल्कुल नेचुरल वाइल्ड लाइफ बॉडी पार्ट्स की दे बट वो नेचुरल वाइल्ड लाइफ बॉडी पार्ट्स ना हो। तो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से वाइल्ड लाइफ हंटिंग पोचिंग को कम किया गया है इन अरुणाचल प्रदेश, विच इज अ गुड एग्जाम्पल कि हाउ इवन लोकल ट्राइब्स यूजिंग वेरी इंडिजिनस ट्राइब्स यूजिंग टेक्नोलॉजी कैन curb the issues of poaching and at the same time without compromising on their ritualistic and aesthetic purposes। तो डेकोरेटिव और रिचुअलिस्टिक पर्पसेस के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती थी, जो वाइल्ड लाइफ को हंट करके लाया जाता था, उसके जगह पे 3D प्रिंटेड आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अनदर पॉजिटिव एग्जांपल हुलॉक गिबॉन्स के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मन की बात प्रोग्राम पे एपीएससी ने पिछले साल मेंस में ये प्रश्न पूछा था कि मन की बात प्रोग्राम के बारे में बताएं कि इसका क्या फायदा है। तो क्रिटिकली एसेस करने की बात कह रहा है ये, और 15 मार्कर में पूछा है। तो इस कारण से आप पॉजिटिव्स तो बताएंगे ही मन की बात का, थोड़ा सा नेगेटिव भी बताएंगे, क्रिटिसिज्म भी बताएंगे और फिर कंक्लूड कर देंगे। तो खुद से कोशिश करें और जरूरत पड़े तो हिंट्स पढ़ करके कोशिश करें, बट राइट दिस आंसर। वन आंसर डेली, डोंट फॉरगेट दिस स्लोगन। कंट्रीब्यूशन ऑफ इसरो ऑन लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। तो 23 अगस्त को हमारे देश में नेशनल स्पेस डे मनाया गया। ये तो आप बात जानते हैं, हमने कई दफा न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया, क्योंकि पिछले साल इसी दिन चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग की ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो उस दिन को मार्क करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 23 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया नेशनल स्पेस डे। तो इस साल हमने नेशनल स्पेस डे मनाया विद थीम टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून। अभी नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन के दौरान नोवा स्पेस नाम की एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म है, जिसको बनाया इसरो नहीं है, हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने। नोवा स्पेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की इसने हाईलाइटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इसरो ऑन पीपल ऑफ द कंट्री। तो 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे को नोवा स्पेस नाम के ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म, जिसको बनाया इसरो नहीं है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें हाईलाइट किया गया इसरो का कंट्रीब्यूशन ऑन लाइफ ऑफ कॉमन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो उसमें नोवा स्पेस के इस रिपोर्ट में बताई गई कि पिछले 10 सालों में इसरो हैज कंट्रीब्यूटेड अबाउट 20,000 करोड़ टू इंडियाज जीडीपी। साथ ही साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसरो हैज हेल्प्ड इन क्रिएशन ऑफ अबाउट
4.7 मिलियन जॉब्स। उसमें से डायरेक्ट जॉब्स 96,000 हैं, बाकी कई सारे जो सपोर्ट सर्विसेज इसरो प्रोवाइड करता है, जिस कारण से टोटल 47 लाख जॉब क्रिएट हुए हैं। देश के 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को टाइम टू टाइम इसरो वेदर फोरकास्ट देता रहा है, जिससे एग्रीकल्चर संबंधित डैमेजेस से बचा गया है। कई सारे जो कैटेस्ट्रॉफिक डिजास्टर्स हैं उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जाता रहा है, जैसे साइक्लोन की वार्निंग पहले दे दी, या कई कई जगहों पे हेवी रेनफॉल की वार्निंग पहले दे दी बिकॉज ऑफ इसरो बेस्ड सैटेलाइट वेदर ऑब्जर्वेशन। तो इससे डैमेजेस को मिनिमाइज करने में फायदा हुआ है। उसके अलावा एक डेटा और है जो आपको याद रखना चाहिए आंसर राइटिंग में। दिस रिपोर्ट सेज कि फॉर एवरी $1 इन्वेस्टेड ऑन स्पेस प्रोग्राम there has been a return of about $2.54 that has benefited India's economy. So return on investment also has been quite high as per this report as far as India's space program is concerned. ये important इसलिए है क्योंकि जब भारत का स्पेस प्रोग्राम शुरू हो रहा था, जिसके पायनियर हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी भारत सरकार को कन्विंस करने की। जवाहरलाल नेहरू जी कन्विंस्ड भी थे कि इंडिया की अपनी एक अलग से स्पेस एजेंसी होनी चाहिए। इनकोस्पार नाम की स्पेस एजेंसी बाद में उन्हीं के एफर्ट से शुरुआत की गई, लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म था विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस प्रोग्राम, कि जहां देश में इतनी गरीबी है, भुखमरी है, स्पेस प्रोग्राम वुड बी जस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और इट इज हैविंग अ डिसकनेक्ट विद द ग्राउंड नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री। ऐसा क्रिटिसिज्म था, लेकिन आफ्टर अबाउट 60 years all such criticisms have been proven wrong and space program has added to India's economy. It has now a positive rate of return on investment also। अगर सिर्फ इकोनॉमी वाइज बात की जाए तो एट द सेम टाइम इसरो के जो अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो मंगलयान मिशन हो या चंद्रयान 3 का सक्सेस हो, इट हैज मेड ऑल ऑफ अस प्राउड। We Indians always take pride when we talk about ISRO and it has augmented reputation of our country worldwide। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर को भी स्ट्रेंथन करने में इसने मदद की है हमारे स्पेस एजेंसी इसरो ने। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ULI। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाल फिलहाल में हमारे RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने कहा है कि UPI जिस तरीके से एक रिवॉल्यूशनरी पेमेंट इंटरफेस डेवलप किया गया, वैसे ही अब लाया जाएगा ULI, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, जिससे छोटे छोटे जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट हैं, लोन रिक्वायरमेंट है, उसको स्मूथ तरीके से, फ्रिक्शनलेस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। अभी कैसा है, लोन लेने के लिए हमें बैंक जाना पड़ता है या दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास जाना पड़ता है और फिर उसमें कई सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, जिसमें महीनों का समय लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंड्रेंस से भरा हुआ क्रेडिट डिसबर्सल मैकेनिज्म है, इसमें कई सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उससे देश की इकोनॉमिक पोटेंशियल लिमिट हो रही है। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन आपको फंड मिलने में लोन के तौर पे बाय अ बैंक या सम NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में 6-6 महीने 8-8 महीने का टाइम लग गया। तो कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस एक्टिविटी है वो डिले हुआ, उससे कहीं ना कहीं देश की जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। तो देश की इकोनॉमिक पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी को स्ट्रीमलाइन करना, फ्रिक्शनलेस बनाना जरूरी है, और उसी डायरेक्शन में अब RBI लेकर के आ रही है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम होगा ULI। अभी बस उन्होंने अनाउंस किया है शक्तिकांत दास साहब ने। कैसे ये एग्जैक्टली होगा, कैसे वर्क करेगा, उसको अभी देखना पड़ेगा व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड, बट इट विल बी इन लाइन विथ UPI ओनली। देखिए ULI काम कैसे करेगा, तो इट विल फोकस ऑन डेटा डिजिटाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। अब ये क्या बात है वो समझते हैं। डेटा डिजिटाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, लोन लेते वक्त कई सारे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है कि जो बोरोवर है उसका लैंड रिकॉर्ड चाहिए होता है, क्योंकि कई दफ़ा ज़मीन के कागज़ आपको गिरवी रखने होते हैं, उसका इनकम इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, क्रेडिट हिस्ट्री कि पहले कब उसने उधार लिया, टाइम पे लौटाया कि नहीं लौटाया, वो सब चाहिए होता है। अब ये सब एक प्लेटफॉर्म पे मिलता नहीं है। कई सारे डेटा जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट
के अलग अलग एजेंसीज के पास होते हैं, जैसे लैंड रिलेटेड डेटा कुछ डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री से रिलेटेड डेटा जो है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज मेंटेन करती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डेटा विथ रिस्पेक्ट टू लोन ये अलग अलग एजेंसीज मेंटेन करती हैं, और सारे डेटा को एक साथ देख करके एनालाइज करके प्रोसेस करके ही फिर लोन दिया जाता है। तो इस कारण से काफी समय लग जाता है, दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिले इन क्रेडिट लेंडिंग। अब क्या किया जाएगा, विथ हेल्प ऑफ यूएलआई ऑल सच डेटा विल बी ब्रॉट ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म and that too in digitized format. So this will be data digitization and integration. इससे कैसा है कि when there will be single platform there will be quicker and more efficient lending. एक बार में बैंक जो है सारे डेटा को चेक कर लेगा, जमीन के कागज हो, इनकम इंफॉर्मेशन हो, क्रेडिट हिस्ट्री हो, सब देख लेगा, और सारे क्राइटेरिया अगर मैच कर रहे होंगे, आपका सिविल स्कोर वगैरह सब सही रहेगा, तो बैंक तुरंत आपको लोन दे देगा या एनबीएफसी तुरंत लोन पास कर देगा। तो दिस इज हाउ यूएलआई कुड बी a transforming element in India's digital payment. भारत अंडर डिजिटल इंडिया कैंपेन काफी ज्यादा फोकस कर रहा है ऑन डेवलपिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत यूपीआई लाया गया, जैम ट्रिनिटी लाया गया। जैम ट्रिनिटी इसका पूरा नाम है जनधन आधार मोबाइल, जिसमें सारे इंडिविजुअल्स इंडियंस की अकाउंट खोलने की कोशिश की गई अंडर जनधन योजना। उसको मोबाइल से लिंक किया गया, उसके मोबाइल नंबर से, और आधार कार्ड से, आधार नंबर से उसको ऑथेंटिकेट किया गया। तो जैम ट्रिनिटी से सबसे बड़ा फायदा हुआ कि कई सारे गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मोड में अब इंप्लीमेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अरुणोदय स्कीम 1250 रुपए सीधा सीधा अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, क्योंकि हर एक बेनिफिशियरी का अब अकाउंट है। पहले जब ये कैश मोड में डिसबर्सल होता था तो कई सारे लीकेज मतलब करप्शन के केसेस सामने आते थे कि बीच में सरकारी जो ऑफिसर्स हैं वही पैसा खा गए। तो अब जैम ट्रिनिटी की मदद से बेहतर टारगेटिंग हो पा रही है बेनिफिशियरीज की, क्योंकि आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन हो रहा है और करप्शन या लीकेज के प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया जा रहा है। पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि करप्शन का प्रॉब्लम इतना ज्यादा इमेंस है कि अगर 1 रुपया भारत सरकार की तरफ से चलता है फॉर पुअर पीपल, पुअर बेनिफिशियरीज, तो 15 पैसा ही पहुंच पाता है। जैम ट्रिनिटी ने डीबीटी को इंप्लीमेंट करा करके इस लीकेज के प्रॉब्लम को काफी हद तक एड्रेस किया है। अब माना जा रहा है, हमारे आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि यूपीआई और जैम ट्रिनिटी ने जिस तरीके से देश के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट किया है, यूएलआई उसमें अगला स्टेप होगा, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे से संबंधित कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हैं जो जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, इंडियन रेलवे अब एक्सप्लोर कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन को, ताकि वो अपनी डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए। तो छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लगाने की प्लानिंग कर रहा है इंडियन रेलवे। स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने की प्लानिंग कर रहा है इंडियन रेलवे, जिसकी मदद से न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करके वो अपने रेल ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करे। क्योंकि ज़्यादातर जो रेल नेटवर्क्स हैं, रेल ट्रैक्स हैं, वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे अगर न्यूक्लियर बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाए तो इमिशन कम हो सकता है। अभी ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है रेलवे, वो कोल बेस्ड इस्तेमाल कर रहा है, जिस कारण से ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज़्यादा होता है। रेलवे ने अपने लिए लक्ष्य बनाया है जो इंपॉर्टेंट है कि इट हैज़ टू बिकम नेट कार्बन जीरो बाय 2030। तो जितना वो इमिशन करेगा उतना वो एब्जॉर्ब भी करेगा, सिक्वेस्टरेट भी करेगा। दैट इज द गोल ऑफ इंडियन रेलवे बाय 2030। तो इस एम्बिशियस टारगेट को पूरा करने के लिए रेलवे इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यूज फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। रेलवे जो है वो सोलर एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहा है, तो सोलर एंड विंड बेस्ड पावर यूनिट्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुका है रेलवे, और उसको ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर रहा है इंडियन रेलवे। 2023 की अगर बात की जाए तो 147 मेगावाट ऑफ सोलर प्लांट्स एंड 103 मेगावाट ऑफ विंड यूनिट्स वेयर कमीशन्ड बाय इंडियन रेलवे। एक और डेटा इंडियन रेलवे से संबंधित याद रखिए कि इंडियन रेलवे इज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर ऑफ द कंट्री एंड इट स्पेंड्स अबाउट 20,000 करोड़ एनुअली ऑन इलेक्ट्रिसिटी।
इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीए से संबंधित पहला स्टेटमेंट तो सही है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित, लेकिन दूसरा गलत है। यहाँ पे बस ये डेटा रिवर्स कर दिया गया। 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज की तरफ से आएगा, 18.5% गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। लिथियम एक्सट्रैक्शन, अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट बट सेकंड इज रॉन्ग। द एक्सट्रैक्शन मेथड इज नॉट वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। रेड सैंडर्स, देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स में है साउथ इंडिया के, जबकि रेड सैंडर्स कहाँ मिलता है? ईस्टर्न घाट्स में। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग इस कारण से। विज्ञान धारा साइंस को पॉपुलराइज करने पे फोकस करेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।